नमस्कार दोस्तों। कला चर्चा पे लाइव बुलाने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और पहली बार मैं कला चर्चा की टीम के द्वारा लाइव आया हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो एक बार आप बेल का आइकन से मुझे थोड़ा सा आप एक बार मुझे इतन कर। ओके, थैंक यू सो मच। So guys, thank you so much for calling me on कला चर्चा फेसबुक पेज एंड बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है जब फीलिंग ऐसी आती है कि कुछ लोग और काफ़ी दुनिया के आर्ट फील्ड के लोग मुझे ब्लू पेंटर जो मेरी एक छवि बनी है पेंटिंग फील्ड में और लोग देख रहे हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं, तो मुझे खुशी होती है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ब्रीफ मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा आपको। मेरा नाम शरद भारद्वाज है और उदयपुर शहर से मेरा ताल्लुक़ है। राजस्थान उदयपुर में मेरा निवास स्थान है, यहीं पर मेरा स्टूडियो है और इसी के साथ ही यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई। बचपन मेरा यहीं निकला, झीलों की नगरी में। एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं इसलिए देना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो नए लोग मेरे से जुड़े हैं और जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, बट मुझे 2 दिन से कला चर्चा की टीम से बताया जा रहा था कि इतने सारे लोग आपको देखने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग नए जुड़े हैं उनको हल्का सा मैं मेरा शॉर्ट ब्रीफ समरी बता दूँ। तो बचपन से मेरा उदयपुर में ही मेरा जीवन निकला और जितना भी मेरा पेंटिंग्स है उसमें सभी आप लोग जो ब्लू कलर्स देखते हैं, वो ब्लू कलर मेरा बचपन में जो कपड़े खोलने वाली जो नील होती है और जो कि हम कपड़े धोने वाली जो बाथरूम में बहुत इजीली मिलती है, तो वो मेरे फादर मदर जो किराए से रहते थे तो बहुत एक्सपेंसिव कलर्स तो वो मेरे को दिला नहीं पाते थे। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके मैं अपने आगे पेंटिंग्स में वो ब्लू कलर लाया। साथ ही वो जब ब्लू कलर्स पेंटिंग्स में बड़ा हुआ था, मेरी स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से मेरी पढ़ाई हुई, फिर बेंगलोर से मेरी पढ़ाई हुई। साथ ही बहुत लिम्का बुक रिकॉर्ड में एक बड़ा आर्ट वर्क आया। तो ऐसे बहुत सारी जर्नी रही मेरी। बेंगलोर में चित्रकला परिषद में मेरी पढ़ाई रही। वहाँ साउथ इंडिया के मैंने काफ़ी आर्टिस्टों से बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला। इसी के साथ साथ मेरे जीवनी प्रकाशन हुए, बहुत सारे यूट्यूब्स पे मेरे इंटरव्यू आए और दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्रिका, भास्कर, बहुत सारे मतलब। और पहली बार जो मेरे को ब्लू पेंटर जो नाम मिला वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो एक आर्टिकल के लिए एक इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो फर्स्ट टाइम मेरे को वहाँ से एक रिकॉग्नाइजेशन मिला कि शरद, वो उन्होंने मेरे को बताया था कि शरद तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 अक्टूबर है और एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है पिकासो, उनका भी ब्लू पीरियड काफ़ी फेमस रहा है, तो उनसे रिलेटेड तुम बोले तुम भी एक बहुत अच्छे ब्लू पेंटर हो और उन्होंने काफ़ी अच्छा बॉय इन ब्लू करके मेरे ऊपर आर्टिकल लिखा था। वो सब चीज़ें हुई। राजस्थान के एक आर्टिस्ट थे ब्लू पोइट्री के, फिर ये कृपाल सिंह जी शेखावत। तो जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ने घुसा था तो मैंने फ़र्स्ट एग्जीबिशन क्रिएट की थी ब्लू पेंटर के नाम से। तो 10-15 ईयर्स बिफोर जब मैंने फ़र्स्ट एक शो किया था उसका नाम था ब्लू पेंटर। तो कैटलॉग छपाया मैंने, वो फिर मैंने ढूंढा तो रिलेटेड हुआ कि उनका भी ब्लू पोट्री में पद्मश्री मिला है और बहुत बड़ा नाम है। तो मैं उनसे इंस्पायर हुआ, उनके घर गया, उनसे मैंने इनॉग्रेशन करवाया। वहीं से ये सब चीज़ें बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। बट यही मेरी एक छवि बनी। बहुत सारे इंडिया हैबिटेट सेंटर में मेरे शो हुए, भारत भवन में गया, मैं जयरंगम में गया। इसके साथ ही बहुत सारे म्यूज़ियम्स में मेरे कलेक्शन आए। बहुत सारी राजस्थान स्टेट अवार्ड भी इत्तेफाक से वो भी मुझे मिला और बहुत सारी चीज़ें रही। एक बार फिल्म फेस्टिवल्स में गया मैं। साथ ही ओमपुरी जी जो बहुत एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे, थिएटर फिल्म आर्टिस्ट थे, जो एक बार उनके साथ भी रुका तो उनके साथ साथ कुछ एक आर्ट वर्क मैंने किया, तो उस पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिए। कई सारी बातें उन्होंने फिल्मों से जोड़ने की मेरे को कही कि शरद तुम कुछ ना कुछ हमेशा इनोवेटिव करते जाओ। कई सारी चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ में। और इसी के साथ साथ जो पीछे के वेब सेशंस हुए हैं मेरे, वो भी मेरी प्रोफाइल को लेके हुए हैं। बट आज एक डायनेमिक प्रोजेक्ट मेरे को दिया गया है आपके कला चर्चा पेज पे, और वो एक प्रोजेक्ट इतना अच्छा है कि मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लगा, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और वैसे तो छोटा वो बड़ी बात, और
ये जो आज मेरे पोस्टर पे जो लिखा हुआ है न्यू विज़न इन आर्ट, जो एक बड़ी बात है कि न्यू विज़न इन आर्ट, ये ऐसा शब्द है, इसको पूरा वर्ल्ड खोज रहा है। आप ये मानिए कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि शायद मुझे लगता है कि पद्मश्री पद्म भूषण जैसे लोग भी ऐसे क्वेश्चंस एक्सेप्ट कर दें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, एक चैलेंजिंग सा सब्जेक्ट मुझे दिया गया है, जहाँ कि ऐसा नहीं कि मेरे को वापस बिठा दिया है और वापस शरद तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या करा है, क्या जीवनी है, या पेंटिंग्स दिखाओ, तो वापस वही सब मैं बोलूँ, तो वो मुझे नहीं दिया गया। तो मुझे अच्छा लगा। तो एक शॉर्ट ब्रीफ समरी तो मैंने जो आपको बताई वो मेरी सब रही, और इसी के साथ साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़, बहुत सारे एग्जीबिशंस, बहुत सारे शोज़ आप सब लोग देख पाए बहुत सारी जगहों पे। अब बात करते हैं न्यू विज़न की। न्यू विज़न एक ऐसा शब्द है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी आपको लगता है, आपको पूरा वर्ल्ड में जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जितनी भी आर्ट की शोज़ हो रहे हैं, जितने भी आर्ट के सेमिनार्स हो रहे हैं, जितनी भी पीएचडी हो रही है, जितनी भी थिएटर फिल्म हो रही है, या जितनी भी मूवीज़ आ रही है, या जितनी भी शादियां हो रही है, या जितने भी घर में फर्नीचर बनाए जा रहे हैं, आपको लगता है ये न्यू विज़न है क्या? मैं आपको एक परफेक्टली बताऊं, मैं कुछ दिनों पहले इंदौर गया, साउथ में गया। इधर मेरा लगभग फॉरेन में नहीं घुमा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरा इंडिया मैंने देखा। बॉम्बे की वीटी स्टेशन के पास में कई सारी बिल्डिंग्स आप देखेंगे, आपको सारी इनोवेटिव और नई लगेगी। आपको लगेगा कि ये उस समय क्या लोग थे जो खूब पैसा कमाते थे, और उनकी हर एक बंगले को, हर एक बिल्डिंग को देख के आपको लगेगा कि वो लोग क्या डिज़ाइंस करते थे, और हर डिज़ाइन, हर मकान अपने आप में ऐसा होता था कि आप देख के आपको लगता था कि इसको निहारते रहें। इंदौर गया तो ऐतिहासिक सिटी लगा, बहुत सारे पुराने मार्बल के पिलर्स, और क्या गज़ब के पुराने मकान ऐसे नज़र आए मुझे वहाँ पर। मुझे लगा यार वो लोग क्या थे कि जो इतना सादगी से इतने बढ़िया मकान बनाते, स्कल्पचर आर्ट करते थे, यानी पुरानी पेंटिंग्स करते थे। तो यानी इतना सब कुछ, इतना आर्ट हमारे जीवन में इतना इजीली कैसे, मतलब आप देख पा रहे थे उस समय। आज चाहे कोई 1 लाख का मकान बना रहा है, चाहे 1 करोड़ का मकान बना रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो खुद बताता है आपको एक प्रेशराइज करता है, देखो मैंने एसी लगाया, देखो मैंने स्विमिंग पूल बनाया, देखो मैंने ये बनाया। आपको खुद को उसको देख के मज़ा ही नहीं आता। हाँ ठीक है, इसमें तो कौन सी नई बात है, इसमें आपको लगता है कि ये सब चीज़ें तो अच्छा, वहाँ भी ऐसा है, वहाँ भी ऐसा है, एक फीलिंग आती है। बट जितने भी पुराने हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो था क्या? वो था न्यू विज़न। ये था कि पुराने लोग दिल से भी साफ़ होते थे और कला से भी साफ़ होते थे। हम लोगों में ये चीज़ थोड़ी सी कमी आई है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा भटके भी हैं। और जो लोग नहीं भटके हैं, वो आज भी देश में अपने नए आयाम, नए कीर्तिमान और नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, रोज़ नया इतिहास रच रहे हैं। अभी देखिए, जो लॉकडाउन का, ये कोरोना का जो अभी कुछ समय गया, अभी कुछ दिनों से, तो इस समय में आप बिलीव करेंगे कि काफ़ी आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड लेवल पे नज़र आए। और क्यों नज़र आए? क्योंकि वो मेहनती भी थे, उनके आर्ट वर्क्स भी अच्छे थे, प्लस उनके अंदर कैलिबर की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात थी, जिसकी वजह से वो लोग नज़र आए और एक प्यूरीफाई आया है। मतलब एक ऐसा क्लीननेस हुई है कि जैसे नदी का पानी भी साफ़ हुआ है अपने आप जलते, ऐसे ही आर्टिस्ट भी इस समय लोगों के सामने प्यूरीफाई हुए हैं। मतलब अपने आप जो कैलिबर कम रखते थे, वो आर्टिस्ट धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, जबकि कोई एक दूसरे से मिल भी नहीं रहा है। किसी को ऐसा मौका नहीं मिल रहा है कि कोई कहीं फ़ोटो खिंचवा सके, कोई कहीं बैठ सके, कोई बात कर सके। जो भी हो रहा है सब ऑनलाइन हो रहा है, सोशल मीडिया में। अभी मैं जो भी इधर से बोल रहा हूँ वो आप तक जा रहा है, अभी वो दिल तक जा रहा है, चाहे बाहर तक जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, बट वो जा रहा है। तो अभी यहाँ पर ये एक पहली बार ऐसा कुदरत ने ऐसा दिया है समय कि यहाँ पर सब प्यूरीफाई हो रहे हैं और सब अपने आप में अपने गट्स से, अपने कैलिबर्स से ये सिद्ध कर रहे हैं कि किस में कितने अच्छे आर्ट के विचार हैं। अब इसमें कोई ना तो उनको हेल्प कर पा रहा है, तो ये एक प्यूरिफिकेशन बीच में डाल दिया गया। अब बात करते हैं
न्यू विज़न क्रिएट कैसे हो। मेरी नज़र में, जैसा कि मैंने आप लोगों ने भी बहुत सारी जगह सुना होगा, 2 तरह के दिमाग होते हैं। एक तो होता है कैलकुलेटिव और एक होता है इनोवेटिव। आप देखिए कि कैलकुलेटिव में अब या तो आपकी मजबूरी है आपको कैलकुलेटिव होना है, और या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपको दिल और दिमाग की सुननी है और इनोवेटिव होना है। कैलकुलेटिव सबसे ज़्यादा ये होता है जब आप कोई आर्ट वर्क लेके बैठते हैं। तो मंदिर जैसा मेरा स्टूडियो है, मैं जब मेरे स्टूडियो में आता हूँ, एक आर्ट वर्क की जो अपनी एक मैंने अलग से एक प्लेस बना रखी है, तो बाकायदा मैं शांति से पहले 10 मिनट रिलैक्स होता हूँ, बैठता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ क्या ऐसा कुछ सोचा जाए जिससे कि अपनी इज्जत जो बड़ी है उसको और बढ़ाया जाए, या कुछ नया सोचूं। तो मंदिर जैसी फीलिंग आती है, काफ़ी हद तक मेडिटेशनल फीलिंग आती है, बहुत ही हल्का अंदर से महसूस करता हूँ। कई चीज़ें होती है, कई बार हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं कैनवास के कि भगवान की दया से तू अच्छा बन जा भाई, आज इज्जत रख ले, या कल कुछ वहाँ शो जाना है या ये करना है। तो वो सब होता है इनोवेटिव। और एक होता है कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव दिमाग में ये होता है कि आप जब कोई कलर कैनवास या कोई मूर्ति बना रहे हैं या जो वॉटेवर जो भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले अंदर आपकी फीलिंग्स ये आती है कि कोई बोले यार ये इस लायक होना चाहिए कि ना क्या कहते हैं, बीवी बच्चे एटलीस्ट देख के ना तारीफ़ कर दें, या एटलीस्ट यार ये इस लायक होना चाहिए यार कि बाज़ार में कम से कम बिक जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप बेचना चाहते हैं, अच्छी बात है। बिना अर्थव्यवस्था के तो देश भी नहीं चल रहा है, संसार कैसे चलेगा। पर बात ये आती है कि खुद पे भरोसा क्या है। आज शरद ब्लू पेंटर बना, तो ब्लू पेंटर बना कैसे? पहले दिन तो नहीं खड़ा हो गया, पहले दिन तो नहीं बोला कि भाई ठीक है मैं काम कर रहा हूँ और ठीक है लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। आपके वर्कआउट से आपकी एक छवि बनती है, आपको धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, लोग पहचानते हैं, धीरे धीरे बातें बनती है। प्लस बातें बनाने के साथ साथ ऐसा भी नहीं होता कि आप डेकोरम करें और 2 दिन में निकल जाएं और ठीक है साफा या कुछ भी हेयर स्टाइल या आवाज़ तेज कर लें या कुछ भी बोल दें जो ठीक है कि किसी को डरा दें, बच्चों को मतलब अपने अगर आप अध्यापक हैं तो बच्चों को आप फॉलोवर्स बना दें, बच्चों को बोल दें कि 200-400 लाइक तो तुम्हारी तरफ से चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि उन सब चीज़ें ढकोस लो या उन सब चीज़ों से आप लोग एक दिन में आर्टिस्ट बन जाएंगे और लोग आपको चाहने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट सबसे पहले तो आपको अपना दिमाग ये सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका दिमाग कैलकुलेटिव है या इनोवेटिव है। अगर कैलकुलेटिव है तो फिर आप अपने आप को बिल्कुल सिंपैथी से, अगर कहीं भी आपका इनविटेशन नहीं आता है, कहीं भी आपको ऐसे आर्टिस्ट नहीं देखा जाता है, तो आप उसको हर्ट ना हो, आप उसको ऐसा मन समझें कि आपकी बेइज्जती हुई है। प्रैक्टिकली अगर आपको लगता है कि आप डेकोरेटिव काम करते हैं या आपको क्या कहते हैं, आपको लगता है कि आप समाज में खूबसूरत काम कर रहे हैं, ये इंटीरियर डिज़ाइंस वाले आपके बहुत पेंटिंग्स खरीद रही हैं और खूब लोग चाह रहे हैं, तो आप सादगी से एक्सेप्ट कर लें कि हम इनोवेटिव तो नहीं हैं। तो जब भी कोई बड़े लेवल के सेमिनार्स और इंटरनेशनल जहाँ पर बात की जाती है कि इनोवेटिवनेस की, तो वहाँ पर आप एक्सेप्ट करें कि हम इनोवेटिव नहीं, कैलकुलेटिव हैं। तो हम कैलकुलेटिव इंडिया डेकोर फेस्टिवल या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ से जुड़ने का ज़्यादा प्रयास करें ताकि आप मनी मेकिंग बन सकें। और डेकोर इंडिया, जयपुर फेस्टिवल या ऐसा कुछ जो भी हैं, वो जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आप इनोवेटिव हैं, बिनाले से जुड़े हैं, ट्रिनाले से जुड़े हैं, डिफरेंट आयामों से जुड़े हैं, जेके के जैसी जगहों से जुड़े, जहाँ पर बहुत डिवाइन लोग आते हैं, बहुत स्पिरिचुअल बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो आप इनोवेटिव लोगों से जुड़ें, अपनी आत्मा को बहुत शुद्ध करें और डिफरेंट तरीके से अपनी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और उन सब चीज़ों को निकालें। ये सब बात हम आगे इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि ये सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम हैं क्या। हम न्यू विज़न तो तब ला पाएंगे जब हम खुद को जान पाएंगे। तो इनोवेटिव और कैलकुलेटिव की बात के बाद में हम आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिस्ट की डेथ हुई, मैंने 10 साल पहले भी उसके बारे में पढ़ा था। वो आर्टिस्ट एक कपड़े जोड़ता था, कपड़े, एक बहुत आर्थिक तंगी से था और किसी दिन उसके दिमाग में आया, उसकी बीवी की डेथ हुई थी और उसके पास में उसको ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, तो
तो उसके दिमाग में आया, तो उसने चिनरियों को जोड़ जोड़ के एक कपड़ा तैयार किया, और देन आफ्टर बीवी की डेथ के बाद में वो उसको चद्दर उड़ा के आया उस कपड़े की स्टिच की हुई चीज़ों को। मैंने काफ़ी साल पहले उसके बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री वगैरह मैंने सुनी थी। देन आफ्टर उसके दिमाग में वहाँ से ये आया कि जब उसकी सेकंड वाइफ आई तो उसने उसको कॉन्सेप्ट किया था, ऐसा ही कुछ था उसका, तो व्हाटएवर हो सकता है मैं कुछ चूक भी कर रहा हूँ। फिर उसने दोनों ने मिलके पूरे वर्ल्ड में हर जगह को कवर करने का एक प्रोजेक्ट बनाया कि आइलैंड को कवर किए, बड़े बड़े म्यूज़ियम्स को कवर किए, और बड़े बड़े, और इवन 2000, जहाँ तक मुझे अच्छे से ध्यान है 2010 में मैंने, जब मैं बेंगलोर पढ़ता था उस समय मैंने सुना था कि वो ताजमहल तो को वो कवर करना चाहता था। अब आप बात ये करिए कि जहाँ हम बात कर रहे हैं स्कल्पचर की, मोन्यूमेंट्स की, तो अगर वो ताजमहल को कवर करने की परमिशन इंडियन गवर्नमेंट से मांग रहा था तो वो ऐसा क्या हो जाता? अगर आप ताजमहल को कवर करना चाहते हैं तो क्या होता है? ताजमहल को कवर ये वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो बताना चाहता था कि मेरे अंदर एक इनोवेटिव सेंस है कि दुनिया नश्वर है, कई चीज़ें नश्वर है, तो क्यों ना एक उस विज़न से भी आर्ट को देखा जाए। तो जब आप डिफरेंट आयामों की बात करते हैं, क्या होता है, एक तो बेसिक थॉट ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ फॉरेन में ही अच्छे काम होते हैं। ऐसा ही नहीं होता है। जो काम आप करते हैं, आप अगर दिल से करते हैं, आज मैंने द ब्लू एलिफेंट एक टाइटल किया, 16 फीट बड़ी पेंटिंग थी, सर्कल कैनवास पेंटिंग थी। आज भी मेरे पास में जब उसकी तारीफ आती है तो फॉरेन के बहुत सारे लोग नो डाउट फेसबुक पे सब जगह जुड़े हुए हैं, तो वो आर्टिस्ट कहते हैं कि इंडिया में भी ऐसा काम होता है, इतना फाइन, इतना बड़ा, इतना लार्ज स्केल पे। मैंने कहा क्यों नहीं होता है, हमने कोशिश करी, मैंने सोचा, मैंने किया। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं या कर क्या रहे हैं। फिर बात ये आती है कि काम कैसा हो, काम को कहाँ से जोड़ें, न्यू विज़न कहाँ से आए, बात ये चीज़ निकल के आती है। तो न्यू विज़न निकल के आएंगे बेसिक तत्वों से, कोई बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल जगहों से नहीं निकलेंगे। आप लोकल शादियों में जा रहे हैं, बैंड बाजा देख रहे हैं, उनके डिज़ाइंस देख रहे हैं, उनके कलरिंग्स देख रहे हैं, आप उनको पेंटिंग्स में लाएं। जितनी भी ऐतिहासिक पेंटिंग्स है वो बेसिक सब्जेक्ट्स की है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़ी सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। जो आपकी रियल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है वो सब्जेक्ट लाने की कोशिश करें, अपने आप को बांधे नहीं। ऐसा नहीं कि एक विचारधारा बना ली है और अब आपने उसको बांध दिया है, और अब ठीक है आप वो बड़े भी जा रहे हो, छोटे भी हो रहे हो, तो भी मतलब आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, और या कर भी रहे हो ठीक है, आपने ज़िंदगी का एक सार भी निकाल लिया कि भाई ठीक है यही चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो। बट एटलीस्ट कम से कम न्यू विज़न ऐसा हो कि जिसमें आप कम से कम कोई मोटिवेट हो सके। मेरी नज़र में आप एक ऐसा इतिहास छोड़ सकें कि हाँ, सपोज़ हमें लग रहा है कि एक इतिहास ऐसा हो देश में, सरकार के पास में, आर्ट स्टूडेंट्स के पास में, कि वो देखने में लगे कि हाँ ये एक अलग ही इतिहास है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं दिखता है, वो इंडिया में नज़र आता है। फैशन ग्लैमर से जोड़ें, फैशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। न्यू विजन्स को, आपके जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, चाहे आप ओल पिन की डिज़ाइंस हो, चाहे सेफ्टी पिन्स की हो। सुरेंद्र पाल जोशी जी एक बहुत बड़ा नाम था राजस्थान में, और मेरे गुरु भी रहे हैं। मुझे फ़ख्र होता है कि उनके काफ़ी अच्छे बहुत विज़न्स थे। जब मैं उनसे बात करता था, मैं उनके साथ में देखता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मेरी खुशनसीबी रही जब मैं देहरादून मुझे एक बार जाने का मौका मिला, तो वो बाकायदा उन्होंने, सर ने वहाँ का म्यूज़ियम खुलवाया और वहाँ मैंने उनके स्कल्पचर्स देखे। तो ऐसी कई चीज़ें नई हुई। अभी एक एसबीआई का एक स्कल्पचर भी काफ़ी कुछ नया बना, वो भी देखने को मिला। पेंटिंग फील्ड में लोग अभी थोड़ा सा कतरा रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है। आप जब कोई भी आर्ट वर्क करते हैं तो उसके साथ साथ कई चीज़ें जोड़नी बहुत ज़रूरी हो जाती है। वो सब चीज़ें ये होती है कि आप वो कैसा सोच रहे हैं, क्या वैसा दिख पा रहे हैं कई बार। और आप घबराइए मत, कोई भी आर्ट वर्क आप कर रहे हैं, सब, चाहे वो सेक्सुअलिटी पे हो, चाहे वो आम जीवन पे हो, चाहे वो टेक्सचराइज हो, आप उस सब्जेक्ट को, पहली बात तो आर्ट वर्क को पूरी हिम्मत से दुनिया के सामने आने दीजिए। आप उसके साथ में ऐसा मत सोचिए कि ये आर्ट वर्क हमने किया तो किसी फॉर्म में है, सोचा किसी फॉर्म में है, बट हम अब इसको अनटाइटल्ड कर देते हैं।
अगर वो आर्ट वर्क आप अंदर से चाह रहे हैं कि वो टाइटल्ड करें तो आप उसको टाइटल्ड ही करें। आप उसको अनटाइटल्ड कर देंगे तो हमेशा के लिए वो अनटाइटल्ड ही रह जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, मोटिवेशनल डिज़ाइंस थीम को ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब एटलीस्ट कोई भी आर्ट वर्क ऐसा हो कि वो मोटिवेशनल हो तो कई जगहों से जुड़ सके, कई लोगों के काम आ सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके फील्ड वाले ही लोग आपको, आज मेरे जो आर्टवर्क्स हैं बुक कवर पेजेस पे आए, कैलेंडर्स पे आए, इवन पब्लिकेशंस में आए, बुक्स अभी भी स्टोरीज़ के अंदर आ रहे हैं। इवन म्यूज़िक से कनेक्ट करने की, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक डारेन संगीता करके यूके के एक म्यूजिशियन थे, उन्होंने मेरे वो 5-10 ईयर्स से मेरी पेंटिंग्स देखते थे। वो चाहते थे कि यार शरद है ना, तुम्हारे पेंटिंग्स में एक अंडर वाटर थीम पे जो तुम बनाते हो काफ़ी डेप्थ आती है, तो है ना मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना उन पेंटिंग्स को ऐसा महसूस करा जाए कि आप सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे करीब बैठें तो आपको लगे कि हाँ आप डीप फीलिंग में हैं, आपको ऐसा। तो उन्होंने विजुअलाइज तैयार किया उसके ऊपर काफ़ी कुछ, और वाकई में उन्होंने 1 घंटे का जो विजुअलाइजेशन किया, सारे मेरे ही टेक्सचर्स को उन्होंने कंप्यूटराइज्ड से चेंजेस करके और वो फीलिंग लाए उसमें। तो कई चीज़ें होती है, इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम, एक तो वन साइडेड बात होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो एक थोड़ा सा मन में वो रहता है। बट ठीक है, क्योंकि एक डिफरेंट थॉट है आज का, न्यू विज़न से टेक्नीशियंस का सहारा ज़रूर लें। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में, पहले एक दौर था जब आप शांति से पेंटिंग्स बनाते थे और एक गुमनामी में रहते थे। अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अभी रोज़ सुबह शाम व्हाट्सएप, फेसबुक्स और सभी लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं और कहीं ना कहीं चेंजेस दिन रात आ रहे हैं। यानी आप आज मैं कोई थॉट लेके पेंटिंग चालू कर रहा हूँ और कल तक ख़त्म कर रहा हूँ, तो बीच में न जाने कौन से अपडेट्स से वापस इंस्पायर हो गया या नए थॉट्स आ गए, तो वो पेंटिंग्स कई चीज़ों में चेंजेस आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने आप को निहारा है, ऐसे ही एक दृष्टिकोण अभी ऐसा हो गया, ये जितना भी ई टेक्नोलॉजी आई है, एक लताओं जैसा हो गया है। जैसे पानी के अंदर आप कोई भी कलर डालेंगे तो वो बह के उधर भी पहुंच जाता है, इधर भी पहुंच जाता है। पेड़ों में पिछले साल मेरा चिरापुंजी जाना हुआ था, तो चिरापुंजी में मैंने देखे इतने घने जंगल थे वहाँ पर, तो कौन सा पेड़ किसके ऊपर चढ़ रहा है ये आपको पता ही नहीं पड़ रहा था। तो ऐसा ही अभी कंटेम्प्रेरी आर्ट में हो गया है। आप सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, कब कौन सा किस पेड़ पे कहाँ जा रहा है, कौन सा कलर जा रहा है। कंटेम्प्रेरी आर्ट भी पूरा प्राकृतिक दृष्टिकोण में बदल चुका है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप, आज मेरी खुद की भी पेंटिंग्स में अंडर वाटर सीरीज़ पे जो मेरी पेंटिंग्स होती है या कई चीज़ें सब्जेक्ट्स में मैं जो पेंटिंग्स करता हूँ, तो उनमें कई रंग से इधर से उधर डिजोल्व होते हैं, तो वो उसी चीज़ का दृष्टिकोण है। यानी प्रकृति में जैसे एक पेड़ के ऊपर पेड़ चढ़ रहे हैं, ऐसे ही थॉट्स पे थॉट्स चढ़ रहे हैं। अभी पर्टिकुलरली एक थॉट नहीं रहा है, कि ऐसा नहीं है कि मैं 5 दिन तक फेसबुक बंद करके या व्हाट्सअप बंद करके बैठा था और मैंने सिर्फ अपने ही थॉट को जिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। और चीज़ें चेंज हुई, समय परख रहा है, सभी को परख रहा है। वेबिनार्स हो रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं, विचार एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहे हैं। इन 1.5-2 महीने में पुराने कई मास्टर्स ने अपनी चीज़ें देखी, हमने उनकी देखी, उन्होंने हमसे सीखा, हमने उनसे सीखा। तो कहीं ना कहीं रंगों के चेंजेस आए, कलर स्कीम्स पता लगी, कई चीज़ें, पिगमेंट्स पता लगे, कई चीज़ें हम जानते ही नहीं थे, हमें कॉलेज में नहीं बताया था। तो वो सब चीज़ें, ये सब क्या है, न्यू विज़न है। ये न्यू विज़न के तरीके हैं। ये न्यू विज़न के तरीके ये हैं कि ये जितने भी चेंजेस आए हैं और अब इन दिनों में जो भी आर्टवर्क्स नए बन रहे हैं, ज़्यादा तराशे गए हैं, आर्टवर्क बन के आएंगे सामने। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि जो गलती मैं पहले कर रहा था, आज के पहले वेबिनार में मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, तो जैसे ही 2 दिन देश खुला तो मेरे पास ट्राइपॉड आ गया, क्योंकि वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं कभी लाइव आया नहीं था। तो ऐसे ही जो एलिमेंट्स या जो सब्जेक्ट्स या जो चीज़ें की कमी हमारे पास में थी, वो हम अब सुधार रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं थॉट्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो न्यू विज़न में कन्वर्ट हो रही है। अब आप सीखने की बात करते हैं, तो सीखने में आप कहीं भी सीख सकते हैं। आप
कई बार ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव फीस जमा करके आप बड़े बड़े कॉलेज से ही सीखें। इन लॉकडाउन में अगर आप बिलीव करेंगे, आप बसेस आपने बड़ी बड़ी शानदार टूरिस्ट बसें देखी होगी, उन पे जो बड़े बड़े कलर्स डाले जाते हैं, बड़े बड़े टेक्सचर्स डाले जाते हैं, उनकी अपने एक अलग थ्योरी होती है, अपना एक लॉजिक होता है। फैब्रिकेटर्स जो आते हैं, आपके घर के पेंटर्स जो आते हैं, आपके वॉल्स पे जो टेक्सचर्स डालते हैं, वो जितने भी डिज़ाइंस डालते हैं, उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है। आप उन सब चीज़ों को अगर कनेक्ट करें, आप एनिमेशन को कनेक्ट करें, आप कई सारी चीज़ों को कनेक्ट करें, आप म्यूज़िक को कनेक्ट करें, आप अगर विजुअलाइजेशन को वाकई में देखें कि आप कैसा आपको महसूस हो रहा है कि वाकई में अभी आप प्रोग्राम्स को कनेक्ट करें। आज आप ये देखिए कि अगर कोई एक सेमिनार कहीं पर हो रहा है, तो दूसरे सेमिनार में ऑटोमेटिकली उससे फाइन निखार आ जाता है। वो फाइन निखार इसीलिए आता है क्योंकि उससे भी एडवांस न्यू विज़न वो लोग रातों रात सोचते हैं, यानी ओवरलैपिंग हो रही है, एक चीज़ों के ऊपर बढ़ती चली जा रही है। गहराई जैसा सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गहराई से हम नहीं सोचेंगे तो हम हमारे देश को या पूरे वर्ल्ड को एक नई आर्ट फॉर्म्स, नई चीज़ें दे पाएंगे। तो आप ये देखिए कि आज मैं डिफरेंट बातें नहीं करूँगा, जो पिछले के सेशंस में मैंने कई चीज़ों को कही कि भी कैसे शोज़ करना चाहिए, वो सब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आपको पता लग चुका है कि अब लॉकडाउन के बाद में लोग कहाँ जाएंगे, कैसे क्या सर्वाइव करना है। अभी मैंने कुछ चीज़ें बात करी थी कुछ सेशंस में कि हम लोग आर्ट को, जब आप और मैं घर बैठे हैं, अब हम आर्ट को सर्वाइव कैसे करें, या हम ठीक है इनोवेटिव है, चाहे डेकोरेटिव है, कैलकुलेटिव, व्हाटएवर, बट आर्ट इज़ आर्ट। तो जब आर्ट बन चुकी है तो हम उसको सर्वाइव कैसे करें और उसको मार्केट तक कैसे लाएं। तो मैंने कई कॉपीराइट सेक्शंस की, कई नेटफ्लिक्स, बुक माई शोज़, ऐसी चीज़ों के सहारा लेने की भी मैंने बात की थी। बीच में मैंने बताया भी था, वाटर मार्क इमेजेस की बात की थी कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि हर बार आप ये नहीं बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट मदद करे और हम लोग आगे निकलें। कुछ टेक्नोलॉजीज़ की बात करी थी कि आप खुद भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स बात करें, या अपने खुद के आइडियाज़ आर्ट के बनाएं। भारत भवन जैसी जगह और बड़ी बड़ी जगह जो आप अगर कभी भी कोई भी प्लान करते हैं, आप अगर कभी भी कोई भी प्लान करते हैं तो मुझे कुछ जगहों पे विज़िट ज़रूर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बड़ी ऐतिहासिक जगहों पे आप घूमने जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप शिमला जा रहे हैं, इंडियन आर्ट, इंडियन वो देख के आए, जो एक बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। आप अगर भोपाल जा रहे हैं, भारत भवन देख के आए। आप अगर बॉम्बे जा रहे हैं, जहांगीर देख के आए। तो अगर संबंधित हैं और किसी भी गली कोने में कोई भी इतिहास दबा हुआ है या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हाँ यहाँ से वो हैं, वो जगह ज़रूर जाएं। वो जगह आपको एक नई इनोवेटिव सोचने पे मजबूर करेगी और आपको, मुझे लगता है कि वो ऐसा बताएगी। जैसे एक आर्ट फेस्टिवल हुआ था जिससे मैं कनेक्ट हुआ था, रोज़ आमेर जयगढ़ फोर्ट में हुआ था। शाहरुख खान, काफ़ी बड़े लोगों को वहाँ से जोड़ा गया था। वहाँ पर कई नामचीन हस्तियों के, लक्ष्मण गौड़ का भी आर्टवर्क जुड़ा, मेरा भी आर्टवर्क जुड़ा, कई चीज़ों से जुड़ा। और मुझे एक अच्छी बात ये लगती है, न्यू विज़न से हम बात करें अगर, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ हुआ आसाम से। एक फ्रेंड ने एक आर्टिस्ट फ्रेंड का कॉल आया कि शरद सर आपका एक क्लिप चाहिए होगा और हम लोग चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू पहले दिया जाए और कुछ 5-6 आर्टिस्टों का इंटरव्यू दिया जाए, ब्रीफ हिस्ट्री बताई जाए और साथ में हम लोग वर्क जोड़ें। मुझे रियली इतनी खुशी हुई कि मुझे लगा कि वाकई में ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसी शुरुआत हमें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी ऐसा नहीं कि शरद भारद्वाज यहाँ बैठा है तो जो फर्स्ट ईयर का BFA का कोई बच्चा है तो वो जुड़ नहीं सकता, या आप उसको मेरे पास में बिठा नहीं सकते हैं। देखिए, आप इस मामले में गैलरीज बहुत प्यूरीफाई होती है, वो इनोवेशन करने में बहुत एक्सपर्ट्स होती हैं। वो हमेशा नए आर्टिस्टों को भी वैसे ही प्लेटफॉर्म्स पुटअप कराती है जैसे, तो हम लोग बड़े लेवल पे लाएं। छोटे छोटे बच्चे हम लोगों से क्वेश्चंस पूछें, हम लोगों को बात करें, ताकि हम लोगों का हमारा होमवर्क बढ़े।
हमें लगे कि हाँ, हम बोलना भी हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम हमारा आर्ट वर्क जो हमने किया है अगर वो खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं होता है। और कई चीज़ें हैं उसके साथ में जोड़ते हैं। एक अमेरिकन जर्नल से मैं जुड़ा था। आप लोग सुन रहे हैं आराम से, कोई इशू आए तो आप बीच में मेरे को कुछ लिख भी सकते हैं अगर आपका क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, रितु जौहरी जी, रेखा जी, और भी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर। तो वैसे बहुत ही थैंक यू सो मच। मेरे को बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कला चर्चा के ऊपर। काफ़ी प्रेशर भी कला चर्चा की टीम से मुझे आ रहा था कि मोर देन 3000 लोग विज़िट करते हैं एक सेमिनार को। तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अच्छा न्यू विज़न के जो भी अपने आइडियाज़ हैं वो दे पाऊँ। और बेसिक एलिमेंट्स जो मैं बात कर रहा था आपकी, और वही सारी चीज़ें से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, गैलरीज, इन सब चीज़ों पे भी कई चीज़ें आपको नई नई मिलेगी। मैच बॉक्स जो है, प्लस थोड़ा सा ना सेफ्टीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। न्यू इनोवेशन के साथ साथ कई बार कोई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो घर में हमारे किड्स वगैरह होते हैं उनके यूज़ करने लायक नहीं होते, तो थोड़ा सा आप, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली अगर आप कोशिश करें, अगर आपके पास में हो, तो एक आप अपना स्टूडियो का स्पेस बिल्कुल डिफरेंट और अलग मिक्सअप ना करें। क्योंकि एक स्टूडियो ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पर हम लोग कई बार, जैसे गर्मी होती है तो हम लोग घर की बनियान तक में भी उसमें काम करते हैं। तो जब तक आपके मन में और जब तक आपके काम करने में सिंप्लिसिटी और कंफर्टेबली नहीं, अच्छा नहीं होगा। फाइटर प्लेन और एक सिंपल प्लेन में थोड़ा, ये जो पायलट होते हैं उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जब आप रोज़ स्टूडियोज़ में काम करते हैं डेली, तो उसके बाद में थोड़ा सा ये होता है कि जब आप गेम्स वगैरह में जाते हैं तो एक मास्टर स्ट्रोक्स और वो एक आप स्टंट दिखा लेते हैं तो आपका काम बेटर हो जाता है। तो लेकिन घर में डेली की साधना थोड़ी सी अलग होनी ही चाहिए अगर आप न्यू विज़न चाहते हैं तो। और मैं एक बार वापस रिपीट करूँगा, जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले तो कि हम काम किसके लिए करना चाहते हैं। हमारा आज मेरा ट्रूली, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, बाय हार्ट मेरा एक विज़न ऐसा है कि ठीक है, करोड़ों के सपने सबके होते हैं, बट मेरा एक विज़न ये है कि मैं देश में अपना एक इतिहास में एक अलग ही और मुझे खुशी भी है कि जो भी मेरी उम्र है, जो भी अभी उम्र की भी बात करें तो more than 10-15 ईयर्स से जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। और तो जो भी मैं काम कर पा रहा हूँ उसमें मेरा जो भी एक नाम बना या वो बना, तो मेरी यही इच्छा है कि एक डिफरेंट आपका एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि, और इंस्पायर होना अलग बात है, आप न्यू विज़न के लिए कई बार इंस्पायर होते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं कि ठीक है शरद भाई आप ब्लू पेंटर हैं, तो हम रेड पेंटर चालू हो जाते हैं, हम चालू हो जाते हैं। देखिए मुझे कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, पर आप पहले तो ये देखिए कि आप वो मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं या आप फॉलो कर रहे हैं या आप उसमें वाकई में कुछ कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है 2 दिन में आप हल्दी से इंस्पायर हो गए और आपने अपना ऑरेंज पेंटर नाम डाल लिया और 2 दिन बाद में हल्दी ख़त्म हो गई घर की, तो आप धनिया से इंस्पायर होकर ग्रीन पेंटर बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना। तो वो चीज़ आपको पहले सोचनी पड़ेगी, तब आपके विजन्स क्लियर होंगे। काफ़ी कुछ बात हमने न्यू विज़न से संबंधित कही, क्योंकि आज का टॉपिक यही था। और आई थिंक किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल लिख दें, तो मुझे खुशी होगी कि मैं उस चीज़ को मैं समझा पाऊँ या बता पाऊँ। और रही बात, अगर मेरे अब पर्सनल न्यू विज़न की बात करते हैं, देखिए मेरे तो ड्रीम्स बिल्कुल अलग हैं। मैं गैलरीज में समाने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर मुझसे बात की जाए तो मेरा मन करता है कि मैं वर्ल्ड का मैप मैंने मेरे कमरे में लगाया तो उसमें ब्लू ओशन देखा। अब ब्लू ओशन देखा तो मेरी इच्छा ये करती है ब्लू सी, ब्लू ओशन, यहाँ पर जाके मेरे शोज़ करूँ जो कि बड़े बड़े हों, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हों, बाकायदा जी का एक बहुत बड़ा आर्ट वर्क बनाऊँ जिसपे, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन में रामायण से बहुत प्रभावित हो गया हूँ। तो मेरी जो ऐसी इच्छा कर रही थी एक उड़ते हुए हनुमान जी बनाऊँ शानदार से। तो ऐसा कुछ न्यू विज़न हो और मैं इंडिया से दूर, बहुत दूर, ब्लू सी के अंदर, ब्लू शिप के ऊपर हनुमान जी का एक
वो मेरा पेंट आर्ट वर्क लगाऊं। तो ऐसे कई मेरे आइडियाज़ आते हैं, बहुत डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। और एक बड़ा अच्छी बात आई मेरे को, उदयपुर में एक टनल बनी है, काफ़ी बड़ी केव टनल बनी है। एक जब मैं उस टनल में मेरी कार से ड्राइव करता हूँ तो 5 किलोमीटर दूर से वो टनल मुझे शिवलिंग जैसी नज़र आती है, बिल्कुल। तो मैंने मेरी वाइफ को कहा, मैंने कहा ये शिवलिंग जैसी मुझे नज़र आती है, मुझे ऐसा लगता है कि, और वो रास्ता भी हमारा एक लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है, एकलिंग जी नाथ का, वहाँ का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शिव के अंदर समा रहा हूँ। तो मैंने बाकायदा उसका एक डिज़ाइन किया और मैंने कलेक्टर को दिया, काफ़ी लोगों को दिया, और उनके जो NHI के मैनेजर थे उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बट यही कि प्रॉब्लम ये आता है कि अभी उसको आगे बढ़ाएं कैसे। मेरे न्यू विजन्स इस तरह के कई सारे हैं। टनल को यानी मैं पूरे पहाड़ को ब्लू बनाना चाहता था, और मैं एक ऐसा पहाड़ के अंदर, शिवलिंग के अंदर आप 5 किलोमीटर दूर से कार ले जा रहे हैं, तो आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि ब्लू रॉक माउंटेन्स के अंदर, शिव के अंदर आप समा रहे हैं। एक ऐसे एनर्जेटिक प्रोजेक्ट्स होंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके वजह से आपके टूरिज्म में फ़र्क पड़ेगा, हिस्ट्री क्रिएट होगी, न्यू एलिमेंट्स आएंगे, कई सारी चीज़ें नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मुझे लगता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बीच में लिखें, तो मुझे अच्छा लगे। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ इसमें। और इवन किसी के अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और वीडियोग्राफी में भी आप थोड़ा सा चेंजेस लाएं। आप जैसे भी प्रेजेंट होते हैं, आप जिस भी तरीके से अपने आप को अप्रोच करते हैं लोगों तक, वो चीज़ें आप चेंज करें। और एक बात और मैं बताना चाह रहा था, पोइट्रीज का असर बहुत पड़ता है आपके जीवन पे। तो क्यों ना आप न्यू विजन के लिए उनका भी कुछ सहारा का सहारा लें, हिस्ट्री, ये पोइट्रीज का सहारा लें, लिटरेचर का सहारा लें, इनकी गहराइयों को समझने की कोशिश करें। न्यू विज़न क्रिएट करने में वो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। देश को आप मानिए कि देश को कलाकारों की बहुत ज़रूरत है। आज जो 2-2.5 महीने 3 महीने से लोग घर में हैं, और जो लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि हम लोग क्या करें, तो कैलकुलेटिव पीपल्स यहाँ काम नहीं दे पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनोवेटिव और न्यू विजन्स वाले जो लोग हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। और किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इनोवेटिव लोगों पे काफ़ी जुड़ी रहती है। आई थिंक सेशन को समाप्त किया जाए। अगर आप लोगों की कोई पॉसिबिलिटीज़ हो या कुछ और आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं, मेरा इतिहास आप लोगों ने देख रखा है। आप फिर भी और भी जो भी मेरे आर्टवर्क्स हैं आप लोग देख सकते हैं। अंडर वाटर सीरीज, मेल्टिंग स्कल्पचर ऑफ गणेशा, यूनिवर्स, द ब्लू एलिफेंट, द ब्लू ईगल, काफ़ी जगहों पे पब्लिश हो चुकी है पेंटिंग्स। इन दिनों भी काफ़ी सारी। हाँ जी, दीपक, पेंटिंग से कैसे कमाएं? देखिए, पेंटिंग्स से कमाने की, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हम लीक से हटते हैं। अगर पेंटिंग से आप कैसे कमाएं, तो पेंटिंग्स के लिए आपको एक गुड पोर्टफोलियो दीपक बरूपाल जी का है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अच्छा एक पोर्टफोलियो तैयार करिए। पोर्टफोलियो ऐसा हो जो इरिटेटिंग ना हो, या आपको ऐसा नहीं है कि आपने मुझे पेंटिंग्स के, जब मैंने मेरा करियर चालू किया था तब वो पेंटिंग्स के फ़ोटोज़ खिंचवाने पड़ते थे फोटोग्राफर से। 36 फिल्म का एक रोल आता था, फिर धुलवाना पड़ता था, लेकिन हम उनको भी बाकायदा माउंटिंग करके एक पूरा एल्बम बना के गैलरीज तक ले जाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी उसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं। अब काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अब ऐसा हो कि वो 15 पेंटिंग्स या 16 पेंटिंग्स आप दिखाना चाहते हैं, विद इन 30 सेकेंड्स आप वो दिखा दें। अभी मुझे अगर वाकई में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि अब ज़माना बहुत फास्ट है, तो आप ऐसा नहीं कि आप 15 पेंटिंग्स को दिखाने के लिए मुझे 1 घंटा ले रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एक आई कैचिंग्स आप पोर्टफोलियो तैयार करें जो कि इतना इजी गोइंग हो। जैसे कि मेरे आप एग्जांपल के तौर पे मेरे पोर्टफोलियोज़ देख सकते हैं, जो कि इन दिनों काफ़ी सारे वेब जगहों पे पड़े हैं। मेरे प्रोफाइल्स पे देख सकते हैं, कई जगहों पे देख सकते हैं। तो वैसे पोर्टफोलियोज़ तैयार करें जिससे कि आप अप्रोच कर पाएँ, और गैलरीज वगैरह को आप वो
ऐसा नहीं कि टैग करें, टैग करने से आपसे इंस्पायर वो लोग इरिटेट होंगे ना, वो आपको अगर चाहेंगे भी सही तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बाकायदा उनको पर्सनल मेल कीजिए, आप उनको क्या कहते हैं मेल कीजिए, उनको फ़ोन कॉल कीजिए और आपको कोशिश करिए उनसे अप्रोच करने की, और नो डाउट आपका मार्केट खुलेगा। और ऐसा कोई नहीं है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क कम बिकते हैं या डेकोरेटिव आर्ट वर्क ज़्यादा बिकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मन का भ्रम है। हर आर्ट वर्क, मिट्टी का दीपक तक भी बाज़ार में खूब बिकता है। रितु जौहरी जी लिख रही हैं मेमोरीज फीलिंग्स लिटरेचर इंस्पायर्ड हैं, आजकल कॉपी करना शुरू कर दिया गया है, परफेक्ट शेड एंड लाइट कर रहे हैं कॉर्नर। देखिए कॉपी की परवाह मत करिए रितु जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने आपको एक छोटी सी बात कही, मुझे अच्छा लग रहा है कि जो आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। और कॉपी की परवाह मत करिए, देखिए कॉपी तो भगवान भी कर रहा है, अभी इंसान को इंसान ही बना के भेज रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कुछ उससे थोड़े नाग नक्श अलग चेंज कर रहा है, बाकी 2 हाथ पैर आपको भी दे रहा है, तो भगवान क्या कॉपी नहीं कर रहा है? तो भगवान से बढ़कर तो हम भी नहीं हैं, तो भगवान भी इंसान बना रहा है, 2 कैटेगरी के बना रहा है ना। तो कॉपी की परवाह आप मत कीजिए, आर्ट वर्क जो भी आए आपको आने दीजिए। आप ठीक है, आपका इंटेलिजेंस लेवल लगा लीजिए कि बाकी मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मेरे आर्ट वर्क्स के लिए अगर कोई भी फ़ोन करता है कि शरद जी आपके आर्ट वर्क्स हम कहीं जोड़ सकते हैं, ये करते, तो मेरे लिए सौभाग्य वाली बात है। जितनी उम्र में आपके आर्ट वर्क्स मैक्सिमम जितनी जगह जुड़ सकें आप जुड़ने दीजिए। आप अपने मन को हल्का रखिए, आप ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करिए कि कौन कॉपी है, कौन क्या कर रहा है। मन को बड़ा रखिए, आप ये सोचिए कि एटलीस्ट ठीक है 2 जने अगर मेरे आर्ट वर्क्स से कमा के खा रहे हैं, मैं ऐसा कुछ आर्ट वर्क वापस करूं कि जिससे कि 2 की जगह 10 लोग कमा के खा सकें, तो मुझे लगता है कि आपका नाम वैसे भी फेमस हो जाएगा। और आप आज हुसैन या कितने ही आर्ट वर्क कॉपी हुए, ठीक है, वो उनकी आज भी उनका रेस्पेक्ट बरकरार है। कॉपी करने नहीं करने से किसी का रेस्पेक्ट कम या ज़्यादा नहीं होता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और आप अपना आर्ट वर्क करें, आप काम ऐसा करें कि लोग आपको डिफरेंट तरीके से, आज मेरा आर्ट वर्क है, थोड़ा कॉपी करना आसान नहीं होता है, तो आप इस लायक बनाएं कि आपका काम बिल्कुल डिफरेंट हो। हाँ जी, रेखा शर्मा जी हैं, सर आपने स्टूडेंट्स में और कैसे क्रिएटिव लाएं, मैं स्टूडेंट्स को फैशन डिज़ाइन और डिज़ाइनिंग वर्क के लिए प्रिपेयर करती हूँ। ओके रेखा जी, आप स्टूडेंट्स में क्रिएटिव लाने के लिए जो मैंने आपको बताया, आप बेसिक एलिमेंट्स के लिए उनको प्रिपेयर करें। सबसे पहले आप उनका माइंड मेकअप करें, जो मैंने इनोवेटिव आप वापस रिकॉर्डिंग देखें, इनोवेटिव वो करें कि आप उनके साथ में क्या करना चाहती है। और आपके स्टूडेंट्स में देखिए कई तरह की वेराइटीज़ होती है, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। और जो लोग एग्रेसिव होते हैं, हो सकता है वो टैटू मेकिंग्स और कई जगहों पे जा सकते हैं, कई स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल जो एग्रेसिव होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं, वो बाइक्स डिज़ाइंस कर सकते हैं, वो स्टंट्स डिज़ाइंस करते हैं, कई डिफरेंट चीज़ें जो सेंसिटिव है वो मीनाकारी। फैशन डिज़ाइनिंग की आपने बात करी तो बहुत मीनाकारी, बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरती वाली चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो डिफरेंट माइंड, डिफरेंट वेरिएशंस, बेसिक एलिमेंट्स का आप उनको पहले ध्यान दीजिए। और जिसका जैसा इंटरेस्ट है, अगर कोई एग्रेसिव है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स और ऐसी सीरीज़ उनके सामने आने दें। और जो अगर आप डेकोरेटिव है तो उनके एलिमेंट्स उनको अलग दिखाएं। और ज़्यादा से, और जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं उनकी कमजोरी उनमें ना छोड़ें। स्केचिंग्स पावर बढ़वाएं, स्किल्स बढ़वाएं, उनके बाज़ार में जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको नॉलेज दें। रितु जोरी जी, न्यू कॉर्नर्स के लिए ज़्यादा ओपन माइंड रखें। न्यू कॉमर्स, देखिए बिल्कुल आप न्यू कॉमर्स के लिए भी ओपन माइंडेड रखें और बड़ों के लिए भी रेस्पेक्ट रखें। ऐसा नहीं है कि नए बच्चों से दोस्ती इसलिए कर रहे हैं आप लोग। कई बार क्या होता है, मैं एक छोटी सी चीज़ देखता हूँ कि अच्छे आर्टिस्ट हैं आप, सब कुछ हैं, आप एक अच्छे टीचर हैं, बट आप खाली बच्चों
इससे इसलिए दोस्ती कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए। आप वो फ़ायदा एक थोड़ा सा साइड में रखें, आप हम्बल रहें, एक जैसे रहें। मैं उम्र वालों के साथ में कैसे हैं या नए न्यू कमर्स के साथ में कैसे हैं, हम्बल रहना सभी के लिए एक सिंपलिसिटी वाली बात है कि ठीक है आप उम्र दराज से मिलते हैं उनका भी रेस्पेक्ट करते हैं, और जूनियर्स आते हैं उनका भी रेस्पेक्ट करते हैं। ओपन माइंडेड रहें। ओपन माइंडेड का मतलब डिसिप्लिन बना रहे, इतना भी ओपन माइंडेड न रहें कि आप जो चीज़ लाइक नहीं करते हैं वो चीज़ आप आपके साथ में हो रही है और आपको लग रहा है कि ठीक है आप चलने दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। मैं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी ये सबके लिए अप्लाई हो रहा है। रितु जोरी जी आप लिख रहे हैं कि मैं नहीं कह रहे हैं, बट ये सबके लिए है, सभी जगहों पे। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे को कई बार कई एग्जीबिशंस में, कई शोज़ में जाने का मौका मिलता है, तो वहाँ पर बच्चे कई चीज़ें पूछते भी हैं। कई बच्चे चाहते हैं कि ठीक है फ़ोन नंबर्स लेके बस इजी गोइंगली वन डे इनसे जुड़ गए हैं, अभी ये सब जगह हमें साथ में लेके जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आप कुल मिला के मेरा यही कहने का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को, आप अपने कैरियर को अपने ही कर्मों से, अपने ही आर्टवर्क से आगे आने दीजिए। आप उसमें सब चीज़ों को मत जोड़िए कि लोग कॉपी करेंगे या न्यू बच्चे तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ और ये सब चीज़ें अलग है। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती है। आज मैंने जो आर्टवर्क किए, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा सौभाग्य है कि कला चर्चा जैसी टीम बड़े नाम वाली मुझे रेस्पेक्ट दे रही है या मुझे पद दे रही है या मुझे इनवाइट कर रही है कि यहाँ पर आके मैं 2 शब्द बोल सकूँ आप लोगों के सामने। बट वो सब डिफरेंट चीज़ें हैं। आप अपना काम कीजिए और वो लोगों के सामने आने दीजिए। लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं। कोई भी आर्टिस्ट हो, कितना भी वो जोड़ लगा ले, पूरे वर्ल्ड की खूबसूरती, पूरे वर्ल्ड की आर्ट की डेफिनेशन अपने अंदर समा के नहीं लाया है। लुढ़क लुढ़क के ही महादेव बन रहे हैं हम लोग भी। आज मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई खानदानी रहा कि साहब घर में ठीक है बस वहाँ एक फ़ोन कर दिया है कि ठीक है अभी इसको आर्टिस्ट बना दो, और दिल्ली बॉम्बे वगैरह ने सबने मेरे को एक दिन में ही बैठ के आर्टिस्ट बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मैं गलतियों से सीख रहा हूँ, कई चीज़ों से हो रहा हूँ। बट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी ने कुछ कह दिया और मैं सुन रहा हूँ। मैं बाकायदा, लोग मेरे को कहते थे कि शरद सिर्फ ब्लू क्यों, क्या मैंने उसका समय पे आंसर दिया। डिस्टर्ब करते थे, डिस्ट्रैक्ट करते थे, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मैंने अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर रखा। ग्रुप इसमें से जोड़ने की कोशिश करते थे। मैं जुड़ा भी हूँ, ऐसा नहीं, आज भी मैं जुड़ रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को सिर्फ एक जगह सीमित रखा। जुड़ा, सबसे जुड़ा, प्यार लिया, सबसे लिया, इज्जत दी, सबको दी, कंट्रोवर्सियों से बहुत दूर रहा, सादगी से अपने कमरे में आओ, अपने स्टूडियो में आओ, अपना काम करो, दुनिया के सामने अच्छे से अच्छे। डेली कोशिश ऐसी करो, स्टकिंग लगे कि आपको एक खुद को लगना चाहिए कि हाँ मैं पहले से बेटर दिखा। बस इतना सा एक डायग्राम है। और जब भी कोई आर्टवर्क पहले से बेटर होने की कोशिश पे होगा तो वो नो डाउट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। आप बड़े बड़े नामचीन फिल्म एक्टर्स की फिल्म्स देखिए, गलतियाँ उनसे भी कई, उनकी फिल्मों में कई ऐसी फिल्में हैं, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे रणवीर कपूर हो, किसी की भी, उनकी फिल्म्स भी कई ऐसी है जो देखने लायक नहीं है या फ्लॉप हो गई है, जो कि उनको करने के बाद में ऐसा लगता है हमने क्यों कर ली ऐसी। तो कई बार पेंटिंग्स भी ऐसी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कई पेंटिंग्स 10-10 दिन ख़राब करने के बाद में खुद को लगता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्ट होते रहें, आर्टवर्क करते रहें। आप उसको ज़्यादा तवज्जो ना दें कि ये आर्टवर्क कॉपी होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आने दें। और नो डाउट चेंजेस तो आ ही रहे हैं आपके। जो मैंने आपको बीच में सेशन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि चेंजेस हमारे ये मानसिकता पे रोज़ आ रहे हैं। आज मैं कोई आर्टवर्क कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ देख लूँगा, फिर वापस कुछ, अरे यार इसमें ये भी जोड़ देता हूँ, या एक सांप और बना देता हूँ, या एक शेड और दे देता हूँ, या कल किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा लाल कलर का शेड दिया तो चलो लाल और जोड़ देता हूँ। तो ये चेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, क्योंकि प्रकृति हमें खूबसूरती से निहार रही है और प्यूरीफाई कर रही है। हम रोज़ एक दूसरे के ऊपर, आज मेरा ब्लू कलर हो सकता है किसी की पेंटिंग पे आज रात को ही गिर जाए, और कल हो सकता है कि कल वापस किसी की खूबसूरत पेंटिंग्स के थ्रू लोगों के दुनिया में नज़र आ जाए।
तो ये चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं और आने दीजिए इसको। इससे किसी का ऐसा नहीं है कि किसी ने ब्लू कलर यूज़ कर लिया तो मेरी आइडेंटिटी में कोई फ़र्क आ गया। मेरा अपना एक फ़लसफ़ा है, मेरी अपनी एक कहानी है, मेरी अपनी एक हिस्ट्री है, मेरा अपना एक द पाथ है, मेरे अपने आर्ट वर्क्स की अपनी एक परिभाषा है। तो वो चीज़ अलग है, इंस्पायर होना अलग है। आई थिंक सेशंस को समाप्त किया जाए तारा जी। और किसी का कोई आंसर हो या क्वेश्चन हो तो मुझे बहुत खुशी हुई। और देखिए बहुत जिम्मेदारी वाली बात होती है, क्योंकि ये जो वेब सेशन वेब सेमिनार है, मैं इसको बहुत एक जिम्मेदारी से लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने आज ये बोला और मैं पूरा ये ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आज से 10 साल बाद भी मैं अपनी खुद की आवाज़ या कुछ सेमिनार या किसी से कुछ सुनूं तो मुझे ऐसा लगे कि एटलीस्ट मैं किसी को इंस्पायर कर पाया, मोटिवेट कर पाया। ऐसा नहीं लगे कि यार ठीक है बचपन में मैंने कुछ कहा और मुझे खुद को ही अपने बारे में इतना ज्ञान नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि मुझे बड़ा खुशी अनुभव हुई और आप सब लोगों से जुड़ा। आई होप आप सब लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आई थिंक एंड किया जाए। और किसी के कोई क्वेश्चंस या कुछ भी हो तो आप प्लीज़ मेरे को आइकन से करें। चलिए, थैंक यू सो मच। और आई होप मेरी पूरी कोशिश रहेगी इंटरव्यूज़ और मेरे आर्टवर्क्स के द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नए इंस्पायर कर सकूं, नए आर्टवर्क्स डिज़ाइंस कर सकूं। कई फिल्म फेस्टिवल्स और कई जगहों पे आपको मेरे आर्टवर्क्स अभी आने वाले समय में और भी नज़र आएंगे, जो कि आपको रेगुलर नज़र आते रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच कला चर्चा की पूरी टीम। और 2 दिन से मुझे काफ़ी प्रेशर था कि काफ़ी लोग वहाँ कला चर्चा से मुझसे जुड़ेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं फिनिश करना चाहूँगा और अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी आपके मन में कोई भी चीज़ें हों जिसका कि हम लोग एक दूसरे से मिलके समाधान कर सकें या मैं कुछ आपको बता सकूं, तो वो मेरे को आप ज़रूर लिखें, मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच कला चर्चा टीम वंस अगेन।